नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष पर। मैं हूं उत्कर्ष तिवारी, आप है मेरे साथ में। तो साथियों, हम लोग देख रहे हैं हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इसके अंतर्गत साथियों हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान की विकास यात्रा, जिसके अंतर्गत हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान के जो संवैधानिक विकास के चरण है इनके बारे में हम लोग देख रहे थे। साथियों, इससे पहले वाली हमारी क्लास है, इससे जो पहले वाली हमारा जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने देखा था क्रिप्स मिशन 1942, इसके बारे में हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। साथियों, आज हम लोग देखेंगे कैबिनेट मिशन 1946 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसके बारे में साथियों हम लोग देखेंगे और विस्तृत में इनकी चर्चा करेंगे। साथियों, आइए शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन 1946। और उम्मीद है कि भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो कि भारतीय संविधान की विकास यात्रा है, इसी के साथ में आज का हमारा जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त हो जाएगा। साथियों, शुरू करते हैं कैबिनेट मिशन 1946। साथियों, हम लोग देखेंगे कौन कौन से कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए तथा किसके कार्यकाल में जो कैबिनेट मिशन है ये भारत आया था, इनके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये बनता है भारत की राजनैतिक समस्या के समाधान के लिए भारत की राजनैतिक समस्या की समाधान के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा ब्रिटिश संसद के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। तो साथियों, हमारा प्रश्न यहां पर यह बनता है, कैबिनेट मिशन किन कारणों से भारत भेजा गया? तो भारत की जो तत्कालीन राजनीतिक शासन की समस्या हुआ करती थी, इसके समाधान के लिए जो ब्रिटिश क्राउन था यानी ब्रिटिश सरकार जो थी, इसके द्वारा जो है कैबिनेट मिशन के नाम से भारत इसे भेजा गया। और साथियों देखेंगे और कौन कौन से प्रावधान किए गए, यानी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत कौन कौन इसके सदस्य थे, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के इस मिशन में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य थे। तो साथियों, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत कौन कौन सदस्य थे? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य। अगर हम लोग इन सदस्यों की बात करते हैं, यानी अगर हम लोग इनके नामों की बात करते हैं, तो सबसे पहले आ जाते हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कौन आ जाते हैं? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। और उनके बाद में साथियों हमारे जो दूसरे आ जाते हैं, वो आ जाते हैं सर स्टेफर्ड क्रिप्स। और साथियों अगर हम लोग तीसरे की बात करते हैं, तो तीसरे आ जाते हैं एबी अलेक्जेंडर। कौन आ जाते हैं? एबी अलेक्जेंडर। तो साथियों हमने देखा कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किस वजह से कैबिनेट मिशन भारत आया? तो भारत की जो राजनीतिक समस्या हुआ करती थी, इसके समाधान के लिए इसे भारत भेजा गया। और अगर हम लोग इनमें सदस्यों की बात करते हैं, तो इनमें 3 सदस्य हुआ करते थे। अगर हम लोग सदस्यों को निम्नवत देखेंगे, तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर इनके सदस्य हुआ करते थे। और देखेंगे और कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो कैबिनेट मिशन 1946 की बातें निम्नवत है। मिशन की मुख्य बातें निम्नवत है। क्या? मिशन की मुख्य बातें निम्नवत हैं। मिशन की मुख्य बातें निम्नवत हैं। कौन कौन सी बातें हैं इनके बारे में साथियों हम लोग देखेंगे। यानी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत और कौन कौन से प्रावधान किए गए इनके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रावधान आ जाता है, वो आता है ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर भारतीय संघ का गठन करना था। यानी सबसे पहला जो इसमें उद्देश्य क्या था? इसमें उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत था तथा जो देशी रियासतों में बटे हुए जो राजे रजवाड़े हुआ करते थे, इनको मिला करके एक भारत संघ का निर्माण करना। महत्वपूर्ण उद्देश्यों के अंतर्गत हमारा यही उद्देश्य आ जाता है।
तो हमारा उद्देश्य आता है, क्या उद्देश्य आ जाता है? ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों, और देशी रियासतों, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर, देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत संघ का निर्माण करना, एक भारत संघ का निर्माण करना, का निर्माण करना। साथियों महत्वपूर्ण अगर हम लोग उद्देश्य की बात करते हैं तो किस उद्देश्य से इसे लाया गया था? तो ब्रिटिश भारत तथा जो देशी राज्य रजवाड़े यानी देशी रियासतें हुआ करती थी, इन्हें मिला करके इसका जो सबसे महत्वपूर्ण अगर हम लोग प्रावधान की बात करेंगे तो ये हो जाता है, इन्हें मिला करके एक संपूर्ण भारत संघ का निर्माण करना था, इनका उद्देश्य था। और अगला क्या उद्देश्य था? अगला हमारा उद्देश्य आ जाता है विदेश रक्षा, विदेश रक्षा और संचार विभाग, और संचार विभाग यानी कौन कौन से इसमें और प्रावधान किए गए? तो विदेश रक्षा और संचार विभाग को संघ के अधीन कर दिया गया, को संघ के अधीन कर दिया गया, को संघ के अधीन कर दिया गया। यानी ये प्रावधान किया गया कि विदेश रक्षा और जो संचार विभाग है ये संघ के अधीन होंगे, और इनके लिए इनके लिए धन एकत्र करने का, यानी धन को एकत्रित करने का, धन एकत्र करने का अधिकार संघ के पास होगा। क्या होगा? और इनके लिए धन एकत्र करने का अधिकार संघ के पास होगा, संघ के पास होगा। तो साथियों इसमें यह प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर के एक भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, तथा इसी के अंतर्गत विदेश रक्षा और संचार विभाग के जो भी इसके अधीन जो मामले होंगे, यानी इनको जो है ये संघ के अधीन कर दिया जाएगा, और इनके लिए जो धन एकत्र करने का प्रावधान किया गया, ये भी जो संघ को इस प्रकार की शक्ति प्रदान की गई कि वो जो है इनके लिए धन एकत्र कर सकता है। और कौन कौन से प्रावधान किए गए? हमारा इसके बाद में अगला प्रावधान आ जाता है संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी। क्या है? संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी। क्या होगी? संघ की कार्यपालिका और विधायिका होगी, जिसमें ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्या प्रावधान किया गया? संघ के अंतर्गत कार्यपालिका और विधायिका होगी, यानी इनके जो अंग हैं अंगों में कार्यपालिका और विधायिका होगी, और इनके अंतर्गत जो कि ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासत होगी, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों, ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के सदस्य शामिल होंगे, सदस्य शामिल होंगे। साथियों क्या प्रावधान किया गया? इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर के एक संघ का निर्माण यानी भारत संघ का निर्माण किया जाएगा, और विदेश रक्षा और संचार विभाग के संघ के अधीन कर दिया गया, और इसके लिए इन्हें धन एकत्र करने का जो है इनको शक्ति प्रदान कर दी गई। और संघ की कार्यपालिका और विधायिका को दो पार्टों में बांट दिया गया। इनके अंतर्गत ब्रिटिश भारत तथा देशी रियासतों के सदस्य जो है ये शामिल होंगे। साथियों इसी के साथ में कैबिनेट मिशन 1946 जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इसके बाद में आ जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा आता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945। तो अगला हमारा आ जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945। अगला हमारा हो जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1945। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो साथियों इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा कौन कौन से इसके अंतर्गत प्रावधान किए गए, यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान किए गए, तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम द्वारा जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल एवं वायसराय हुआ करते थे, माउंटबेटन योजना, इनके द्वारा एक योजना चलाई गई थी जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता था। तो इस अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन योजना, इस अधिनियम के द्वारा माउंटबेटन योजना को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। माउंटबेटन योजना को संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। साथियों सबसे अगर हम लोग पहले प्रावधान की बात करते हैं तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा जो माउंटबेटन योजना हुआ करती थी, इसे संवैधानिक रूप प्रदान किया गया। और आगे क्या किया गया, इसके अंतर्गत किए गए प्रमुख बातें निम्नवत है, यानी इसके अंतर्गत किए गए प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं। प्रमुख प्रावधान निम्नवत हैं। तो कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा किए गए, तो इनके बारे में साथियों हम लोग देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि 15 अगस्त 1947 को, क्या 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अधिराज्य बना दिए जाएंगे। कौन सा प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अलग अधिराज्य, नामक दो अलग अलग अधिराज्य बना दिए जाएंगे। अधिराज्य बना दिए जाएंगे। क्या प्रावधान किया गया, इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अलग अलग अधिराज्य बना दिए जाएंगे और इनका जो गवर्नर जनरल होगा, और क्या, ब्रिटिश सरकार उनको सत्ता सौंप देगी। और क्या होगा, ब्रिटिश सरकार इनको दोनों देशों को सत्ता सौंप देगी। इनको सत्ता सौंप देगी। क्या होगा, जो अधिराज्य नए बनाए जाएंगे भारत एवं पाकिस्तान, ब्रिटिश सरकार इनको सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व क्या होगा, सत्ता का उत्तरदायित्व किसके हाथों में होगा, तो सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों राज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा, यानी दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपा जाएगा। तो क्या प्रावधान किया जाएगा, 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अलग अलग अधिराज्य बना दिए जाएंगे और ब्रिटिश सरकार जो है इनको अपनी जो है सत्ता सौंप देगी। और क्या किया जाएगा, सत्ता का जो उत्तरदायित्व है दोनों राज्यों की संविधान सभा को प्रदान कर दिया जाएगा। और क्या प्रावधान किया गया, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा। ऊपर हम लोग साथियों देखेंगे और कौन कौन से प्रावधान किए गए। तो हमारा जो महत्वपूर्ण प्रावधान हो जाता है, प्रत्येक अधिराज्य में एक एक गवर्नर जनरल होगा।
जिसे वर्तमान में हम लोग राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। और कौन सा प्रावधान किया गया? तो प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट के द्वारा की जाएगी। होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड के सम्राट द्वारा की जाएगी। साथियों, क्या प्रावधान किया गया? इसके अंतर्गत जो प्रावधान किया गया कि जो दोनों अधिराज्य होंगे भारत एवं पाकिस्तान, इसमें एक एक गवर्नर जनरल की जो नियुक्ति होगी, जो ब्रिटिश सम्राट हुआ करते हैं, यानी इंग्लैंड के जो सम्राट होंगे तत्कालीन, उनके द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। और साथियों, हम लोग देखेंगे नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों अधिराज्यों का शासन भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित होगा। तो क्या होगा? नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों अधिराज्यों का जो शासन होगा, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित होगा। ये प्रश्न हमारे परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जब भारत में जब संविधान का निर्माण हो रहा था, तो जो संविधान का उस समय जो भारत की जो सरकार थी, इसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा था? तो इसका जो संचालन था, ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया जा रहा था। और साथियों, इसके बाद में क्या कौन कौन से और प्रावधान किए गए? तो भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया। और क्या प्रावधान किया गया? पद जो समाप्त किया गया, और उसके स्थान पर यानी भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। इसलिए प्रावधान किया गया कि जो भारत सचिव का जो पद होगा, इसे समाप्त कर दिया जाएगा, और उसके स्थान पर राष्ट्रमंडल के सचिव की नियुक्ति की जाएगी। और साथियों, आगे हम लोग देखेंगे देशी रियासतों। इसके बाद में हमारा आ जाता है देशी रियासतों पर ब्रिटिश की संप्रभुता का अंत कर दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? देशी रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता का अंत कर दिया जाएगा, और भारत पाकिस्तान और जो देशी रियासतें साथियों हुआ करेंगी, इनके ऊपर जो ब्रिटिश जो सरकार थी, इनकी जो सत्ता थी, इसे समाप्त कर दिया जाएगा। और इनके लिए इस प्रकार के प्रावधान किया जाए, इस प्रकार से इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, यानी प्रावधान किया जाएगा वो अपनी मन मर्जी से चाहे तो भारत में रह सकते हैं, यानी भारत के अंदर भारत संघ के अंदर शामिल हो सकते हैं, या पाकिस्तान के साथ शामिल हो सकते हैं। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहाँ पर यही हो जाता है। साथियों, आप लोग ऐसे ही इसको नोट कर लीजिए, हम जो बता रहे हैं आपको। तो देशी रियासतों के ऊपर ब्रिटेन की संप्रभुता को समाप्त कर दिया जाएगा, तथा उनको इस प्रकार की शक्तियां प्रदान की जाएंगी, यानी उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं क्रिएट किया जाएगा। वो चाहे तो भारत संघ के अंतर्गत रह सकते हैं, यानी इसमें शामिल हो सकते हैं, या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं।
और साथियों इसके बाद में हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। इसी के साथ में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यहीं पर समाप्त होता है। साथियों हम लोग हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के हम लोग और देखेंगे क्या और इंपॉर्टेंट जो हमारी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। साथियों हम लोग देखें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा के, ब्रिटिश संसद में 4 यानी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कब पारित हुआ? तो ये ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हो गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हो गया। डेट यहां पर पूछी जाती है कि ब्रिटिश संसद में जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था, ये कब प्रस्तावित हुआ था? तो 4 जुलाई 1945 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हो गया। क्या हुआ? प्रस्तावित हो गया। और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई, यानी 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई, यानी स्वीकृत कर लिया गया, स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और इस अधिनियम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि यानी इस अधिनियम में कितनी धाराएं थी? तो इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी। कुल 20 धाराएं थी। तो साथियों हमने देखा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित हो गया और 18 जुलाई 1947 को इसे स्वीकृति प्रदान कर दी गई। और इसी के अंतर्गत हम लोग देखेंगे इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं थी। तो साथियों आज इसी के साथ में हमारा कैबिनेट मिशन और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यहीं पर समाप्त होता है। साथियों कल हम लोग अपने अगले टॉपिक के साथ में मिलते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी प्रतिक्रियाएं हमारे कमेंट बॉक्स में पिन करें। अधिक जानकारी के लिए जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ब्राइट फ्यूचर विद उत्कर्ष के नाम से आप लोग सर्च करेंगे तो आ जाएगा, उसके साथ में आप लोग ज्वाइन करके उसमें जुड़ जाइए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।